अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 3 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, कौन-कौन ऑनलाइन है बेटा? सबसे पहले ये बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जेनिफर, निम्रा एंड जॉन। आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? कैन यू हियर मी? आई हैव जस्ट 3 स्टूडेंट्स। मैसेज दीजिए बाकी स्टूडेंट्स को भी जल्दी-जल्दी से जॉइन करें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग निम्रा। आवाज़ आ रही है मेरी आपको?
गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग समर। जी जनाब, अभी तक सिर्फ 9 स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना नहीं है आज स्टूडेंट्स से। आई थिंक टाइम तो हो गया है लेक्चर का। मैं ठीक हूँ सारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हैं बेटा? जी, क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम, किसी को याद है या सब भूल गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे सीएनएस में? अच्छा। सना बीमार है, क्या हो गया सना आपको? गुड मॉर्निंग। जी जनाब, मैं पूछ रही हूँ किसी को टॉपिक याद है? क्या पढ़ रहे थे हम? जी तलहा, सारा, समर, जेनिफर। जी सर्दी तो बहुत है, बिल्कुल। अब क्या करें, सर्दी है तो पढ़ना तो है ना। अच्छा, आई थिंक किसी को याद ही नहीं है कि हम पढ़ क्या रहे थे। 2 दिन की छुट्टी आई है, बीच में भूल भी गए सारा कुछ है। क्या पढ़ रहे थे, क्या नहीं पढ़ रहे थे हम? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने स्टार्ट किए थे। एक डिसऑर्डर हमने पढ़ लिया था। जी एपिलेप्सी तो हम पढ़ चुके थे जेनिफर। सो एनएमजे डिसफंक्शंस हैं, वो हम पढ़ रहे थे, एक हमने पढ़ लिया था। बाकी जी इन्फेक्शन निम्रा को याद है, ठीक है। ब्रेन इन्फेक्शंस भी हमने पढ़ लिया, ब्रेन एब्सेस भी हमने पढ़ लिया। चलिए जी, मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। इट विल टेक 2 to 3 minutes। मीनवाइल कुछ और स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। ठीक है जी।
ओके जी। गुड मॉर्निंग। वेट किया मैंने फर्दर 5 मिनट्स स्टूडेंट्स का, ताकि स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन कर लें और हम एक ही बार जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करें, किसी का मिस ना हो। बट स्टिल मेरे पास जस्ट 13 स्टूडेंट्स है। बहरहाल इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती मैं, जिन्होंने पढ़ना है वो आ गए हैं। चलें, हम जो न्यूरोमस्कुलर डिस और सॉरी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो बेसिकली ट्रांसमिशन होती है, उसकी वजह से जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, हमने मस्तीनिया ग्रेविस कंप्लीट पढ़ लिया था। अभी हम जो है गुलियन बेरी सिंड्रोम स्टार्ट करते हैं, जीबी सिंड्रोम स्टार्ट करते हैं। मस्तीनिया ग्रेविस ने बेसिकली आपको बताया था कि वो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जो प्लेट है, वहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, वो बेसिकली रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ एंटीबॉडीज बन जाती हैं उसके अगेंस्ट। सो बाकी माइस्थीनिया क्राइसिस भी आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। अब हम गुलियन बेरी सिंड्रोम देख लेते हैं, क्या है ये बेसिकली। गुलियन बेरी सिंड्रोम, इट इज एन एक्यूट polyneuropathy, a disorder affecting the peripheral nervous system. The result is acute, rapid segmental demyelination of peripheral nerves and some cranial nerves, producing ascending weakness with dyskinesia, यानी inability to execute voluntary movements, यानी voluntarily जो हम अपने muscles से different movements करते हैं, वो हम नहीं execute कर पाएंगे। हाइपोरिफ्लेक्सिया, यानी हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं किसी भी कुछ भी होता है, ज़ाहिर है, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी गर्म चीज़ को, हमारा हाथ टच कर जाता है, तो हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम फ़ौरन से जो एक रिफ्लेक्शन है वो देते हैं कि हम अपना हाथ जो है वहाँ से हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। सो ज़ाहिर है, जब हमारे जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, ठीक से काम नहीं कर सकेंगे, सो हमारे रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाएंगे एंड पैरेस्थीसियाज यानी नमनेस फील होगी। In 66% of cases, there is a predisposing event, most often a respiratory or gastrointestinal infection, although vaccination and pregnancy. ओके जी। पहले तो गुलियन बेरी सिंड्रोम हमें समझ आ जाए कि ये है क्या। पॉली न्यूरोपैथी, पहली बात तो ये भी न्यूरोपैथी है, एंड दिस इज पॉली न्यूरोपैथी, यानी आपके जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी मल्टीपल नर्व्स को ये इन्वॉल्व कर सकती है। हो क्या रहा है इसमें बेसिकली, आप सबको पता है कि माइलिन शीट होती है, जिसके थ्रू सारा जो नर्व के कंडक्शन है वो दरमियान में, आपको पता है, गैप्स मौजूद होते हैं, और उसके थ्रू सारा जो एक मूवमेंट है, जो नर्व के थ्रू सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रैवल करती है। सो यहाँ पे बड़ी रैपिडली डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाती है नर्व्स की, पेरिफेरल नर्व्स की और कुछ क्रेनियल नर्व्स की, जिसकी वजह से जो हमारे वॉलेंट्री मसल की मूवमेंट्स है वो वीक हो जाती है, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जिसे हम डिस्काइनेजिया कहते हैं। हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है और पैरेस्थीसियाज होते हैं। और 66% ऑफ केसेस में कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम प्रीडिस्पोजिंग इवेंट्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो इस प्रॉब्लम को, यानी जिन पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम मौजूद है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। जैसे उसमें कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हैं, और कुछ वैक्सीनेशंस हो सकती हैं, प्रेगनेंसी है। ओके जी। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं।
ओके, सॉरी, दरमियान में कुछ लिंक की इंटरप्शन हो गई थी। चलिए, मैं आपको बता रही थी कि जो साइन सिम्टम्स हैं, यानी पेशेंट हमारा जो है सिमेट्रिक वीकनेस शो करेगा, दैट यूजुअली अफेक्ट द लोअर लिम्ब फर्स्ट, यानी वो पहले लोअर लिम्ब्स को अफेक्ट करती है, उसके बाद वो अपर लिम्ब्स को अफेक्ट करती है, और सम टाइम आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको भी, और जो फेशियल मसल्स हैं उनको भी अफेक्ट करती है। ए रिफ्लेक्सिया, जो पहले आपको बताया कि जो रिफ्लेक्सेस हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सेंसरी सिम्टम्स include paresthesias of the hand and feet and pain related to the demyelination of sensory fiber. सेंसरी सिम्टम्स में यानी हाथ पाँव में नमनेस होती है, और इसके अलावा पेशेंट पेन की कंप्लेन कर सकता है ड्यू टू डीमाइलिनेशन ऑफ सेंसरी फाइबर्स। ब्लाइंडनेस हो सकती है, अगर जाहिर है ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, ऑप्टिक नर्व की डीमाइलिनेशन होगी तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व अगर इफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली पेशेंट को जो स्वॉलोइंग है उसमें वो उसके लिए पेनफुल होगा और डिफ़िकल्टी होगी उसे। इनस्टेबिलिटी ऑफ सीवीएस, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी भी इनस्टेबिलिटी हो सकती है अगर वेगस नर्व की डीमाइलिनेशन होती है। गुलियनबेरी डज नॉट अफेक्ट कॉग्निटिव फंक्शन और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो बेसिकली गुलियनबेरी है वो ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स के जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनको अफेक्ट नहीं करती। जो पेशेंट का हमारा कॉन्शियस लेवल है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उस पर इतना जो है इफेक्ट नहीं करती। वो बेसिकली क्योंकि रिलेटेड टू द, मैंने आपको बताया, क्रेनियल से ज़्यादा ये हमारे जो पेरिफेरीज की नर्व्स हैं उनसे इनका ज़्यादा लिंक है, और जो है ये बेसिकली जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं उसको ज़्यादा डैमेज करती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? सबको आवाज़ आ रही है मेरी और समझ आ रही है? मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ आए तो मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर यूनिट मैनेजमेंट, यानी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं स्पेशली अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, पेशेंट सांस नहीं ले सकेगा, तो ऑब्वियसली वो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हमें इंटेंसिव केयर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है पेशेंट के लिए, जिसे मैकेनिकली हमें पेशेंट को वेंटिलेट करना पड़ सकता है। एंटीकोगुलेशन थेरेपी है टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलाई, प्लाज्माफेरेसिस इफ नीडेड। इसके अलावा IVIG यानी IV एडमिनिस्ट्रेशन करनी होगी हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी, जैसे आपको बताया था सिम्टम्स में कि कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। सो कंटिन्यूसली हमने जो उसकी ECG मॉनिटर करनी है, ये देखने के लिए कि हमारे पेशेंट के अंदर कोई सीवियस इंस्टेबिलिटी तो नहीं हो रही। नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है? मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस थ्रू वाइटल कैपेसिटी मेजरमेंट्स, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रेथ साउंड्स। रेस्पिरेटरी स्टेटस पेशेंट का मॉनिटर करना नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें वो क्या क्या चीज़ें देखेगी, जाहिर है उसकी वाइटल कैपेसिटी देखेगी, उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या है, उसकी रेस्पिरेशन की डेप्थ कैसी है, ब्रेथ साउंड क्या है। ठीक है जी। इसके अलावा मसल्स की जो वीकनेस है उसे मॉनिटर करना होगा एज इट एसेंड्स टूवर्ड द रेस्पिरेटरी मसल्स। मैंने आपको पहले बताया क्योंकि ये मूव करके जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसकी तरफ जाएगी, तो इसलिए हमने मसल वीकनेस को मॉनिटर करना है। देन नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स चेक करे, स्वॉलोइंग की एबिलिटी क्या है क्या नहीं, यानी मसल्स ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, पेशेंट स्वॉलो कर सकता है या नहीं, उसे चेक करें। Position the patient with the head of the bed elevated to provide for maximum chest exertion, यानी जो पोजीशनिंग है
जो पेशेंट की बेड की पोजीशनिंग है वो आप सबको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब भी पेशेंट हमारा डिज़निक हो रहा हो, उसे किसी भी वजह से सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो हम उसका हेड एंड जो है उसे हम एलिवेट कर देते हैं ताकि पेशेंट का जो चेस्ट एक्सर्शन है वो मैक्सिमम हो सके। Good body alignment, range of motion exercises, and change of position to prevent complications such as contracture, pressure sores, and dependent edema. Then ensure adequate nutrition without the risk of aspiration. Encourage physical and occupational therapy. Exercises to help the patient regain the strength during rehabilitation phase. Provide assistive devices as needed. आपको बताया था कि swallowing एबिलिटी को चेक करना है, तो इसलिए न्यूट्रिशन तो एडिक्वेट देनी है। पेशेंट को लेकिन ये देख लेना है कि आपका पेशेंट स्वॉलो कर सकता है ठीक से या नहीं, यानी वो वरना एस्पायरेट ना कर जाए। इसके अलावा जो फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आप इंकरेज करें अपने पेशेंट को, रिहेबिलिटेटिव फेज में आपका पेशेंट चला गया है तो वो मतलब कोऑपरेट करे और अपनी जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो परफॉर्म करे, और ताकि उसकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो रीगेन हो सके। ओके जी, इसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ऐसे से आपकी कंटेंट का तो हिस्सा नहीं है, बट एनएमजे में जो है मैंने सोचा कि इसको भी हम पढ़ लें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, relapsing remitting autoimmune inflammatory demyelinating disease of the central nervous system। एक तो ये कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये बेटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें रिलैप्सिंग है, यानी इसका रिलैप्स होता रहता है, ये ठीक नहीं होती कंप्लीटली। आप ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीटली बिल्कुल आपका पेशेंट रिकवर कर जाएगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यानी आपकी जो बॉडी है, आपके जो डिफेंस सिस्टम है वो खुद ही आपकी बॉडी के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये आपके नर्व्स की डीमाइलिनेशन कर रहा है, तो इस डिजीज में यही होगा कि एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी जो आपकी अपनी नर्व्स की डीमाइलिनेशन करना स्टार्ट कर देंगी। सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इंफ्लामेटरी डिजीज है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। Multiple sclerosis is an immune-mediated progressive demyelinating disease of the CNS. Demyelination refers to the destruction of myelin, the fatty and protein material that surrounds certain nerve fibers in the brain and spinal cord. It results in impaired transmission of nerve impulses. MS typically presents in young adult age 20 to 40, and it affects women more frequently than men. What causes MS? जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हो सकती है, ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑल्दो जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, स्पेशली मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हम बात करें, तो अभी तक जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन के अलावा जो और कोई कॉज हम अब तक आइडेंटिफाई कर नहीं पाए। इतना हम ओपनली ये नहीं कह सकते कि हम कोई उसका कॉज हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और जेनेटिक में भी बेटा मैंने इस किस्म के भी केसेस देखे हैं कि उनकी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी कोई मौजूद नहीं है। इवन उनके जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें भी ये कोई ऐसा केस मौजूद नहीं है, लेकिन जो यंग है, यंग एडल्ट, उनमें हमें ये केस नज़र आता है। और बाकी जो कोई क्योर है वो इस वक्त तक एमएस का नहीं है। इनफैक्ट किसी भी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसका क्योर नहीं है बेटा। बस यही होता है कि हम उन्हें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट आपका जिस भी प्रॉब्लम के साथ आपका पेशेंट ज़ाहिर है इस वक्त सर्वाइव कर रहा है, हम उसके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें रिलीव करने की कोशिश करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो है क्या बेसिकली वो मैंने आपको पहले बता दिया था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो माइलिन शीट है बेसिकली नर्व्स के इर्द गिर्द आपको पता है मौजूद होती है, वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है, और उसी की वजह से आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं या इम्पल्सेस की जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्सेस की, वो पॉसिबल है। जब वो उनकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी माइलिन शीट की, तो वो जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है वो पॉसिबल नहीं रहती।
ओके, इनिशियल प्रेजेंटेशन जो एमएस की है वो ऑप्टिक नर्व इन्फ्लामेशन हो सकती है बेटा। पुअर बैलेंस, यानी जो आपका पेशेंट है वो अपनी बॉडी का जो एक बैलेंस है उसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर सकता। डिजीनेस की कंप्लेन होती है, यानी चक्कर आना, वर्टाइगो। डबल विजन डिप्लोपिया, यानी दो दो नज़र आती हैं चीज़ें। ब्लैडर और बॉवल के डिस्फंक्शंस हैं। मसल वीकनेस होती है, उसकी वजह से ओवरऑल जनरलाइज जो है वो पेन होता है। और सेंसरी लॉस, इसके अलावा जो कुछ और सिम्टम्स हैं जो कि लेट ऑनसेट है, फटीग्ड होगा, स्पास्टिसिटी यानी मसल्स का स्पैज़म भी हो सकता है, यानी वो फिर बिल्कुल ऐसे जैसे एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, ज़ाहिर है मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, और प्लस जो नर्व्स हैं सारा ज़ाहिर है जब वो सेंस ही नहीं किसी चीज़ को कर पाएंगे तो फिर सेक्सुअल डिस्फंक्शन और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आपको इसमें नज़र आ सकती है, बट इन लेटर स्टेज। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट अगर हम देखें मस्तीनिया ग्रेविस की, तो ड्रग थेरेपी सबसे पहले तो वही है कि ABC, यानी पेशेंट का अगर कोई इस किस्म का एक्यूट अटैक है तो आप उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को जो है देखें। और इसके अलावा ट्रीट न्यू अटैक्स, यानी आपका जो एग्जासर्बेशन होती है, अगर पेशेंट को कोई भी अटैक आता है तो आप न्यू जो अटैक है सबसे पहले उसे ट्रीट करें। ठीक है जी। प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ फ्यूचर अटैक्स, यानी इन फ्यूचर जो भी अटैक्स हो सकते हैं आपके पेशेंट को, आप उससे अपने पेशेंट को प्रिवेंट करें। स्लो और प्रिवेंट डिजीज प्रोग्रेशन, कोशिश हमारी यही होगी। ओके जी, यही है कि जो एक्यूट अटैक होगा ज़ाहिर है उसको हमने एक तो ट्रीट करना है और कोशिश करनी है, प्रिवेंट करना है कि फ्यूचर में अटैक्स ना हो। जो डिजीज़ है उसकी प्रोग्रेशन को स्लो करना है या प्रिवेंट करना है। ट्रीट द क्रोनिक सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। बाकी फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि देखें मसल्स इन्वॉल्व हैं बॉडी के, सो फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है और साइकोसोशल सपोर्ट की पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है। नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? Instruct the patient to perform muscle stretching exercises to minimize joint contractures. ठीक है, सबसे पहले तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करे ताकि जो जॉइंट्स हैं वो अगर एक ही जगह बेटा स्टिफ रहेंगे तो जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, जॉइंट जो है मूव नहीं कर पाते हैं। Particular emphasis on hamstring, hip adductors, bicep, wrist, and finger flexors. Instruct the family about passive range of motion exercises for patients with severe spasticity. Advise patient to prevent muscle fatigue with frequent rest periods. Instruct the patient to participate in walking exercises to improve gait affected by loss of position senses in legs. Administer muscle relaxant as ordered. Utilize braces, scans, crutches, walkers when necessary to keep the patient ambulatory. यानी बेसिकली जो पेशेंट की मसल्स हैं, हमने कोशिश करना है कि अपने जो पेशेंट के मसल्स हैं उसे हमने स्ट्रेंथन करना है, पेशेंट के मसल्स को। यानी ये नहीं है कि हमारा पेशेंट को चाहे कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है, SLE है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस है, इस तरह के जो भी कंडीशंस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उसमें हमने ख्याल रखना है
कि हमने अपने पेशेंट को बेड रिडन तो नहीं करना ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इम्प्रूव करनी है। तो उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी हम अपने पेशेंट को करवा सकते हैं ताकि उनकी मसल्स की जो स्पास्टिसिटी है वो ना हो, जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। वो अपना जो है चाहे हमें उसके लिए कोई असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करना पड़े, हमारे पेशेंट जो है वो खुद से मूव कर सके, खुद से अपने जो जितने भी काम है जितना ज़्यादा हो सके, यानी हमने अपने पेशेंट को इंडिपेंडेंट करना है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने देना। अवॉइड स्किन प्रेशर एंड इमोबिलिटी। प्रेशर सोर्स, जाहिर सी बात है, अगर पेशेंट बेड रिडन रहेगा, पेशेंट मूव नहीं करेगा, हम अपने पेशेंट को मूव नहीं करवाएंगे, तो इमोबिलिटी की वजह से आपको मैंने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो पढ़ा रही थी, मैंने आपको बड़ी चीज़ें पढ़ाई थी जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं इमोबिलिटी की वजह से, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो हमने क्या करना है, अपने पेशेंट को जो है प्रिवेंट करना है किसी भी किस्म की जो इमोबिलिटी है उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, जिसमें जैसे बेड सोर्स जो है वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है, या स्किन अल्सर्स या प्रेशर अल्सर जिन्हें हम कहते हैं। सो प्रेशर सोर्स विल accompany severe spasticity in an immobile patient due to sensory loss. Change patient's position every 2 hours even if patient is in wheelchair. Give careful attention to sacral and perineal hygiene. Support the patient with the bladder disturbances. Observe the patient closely for retention and catheterize as ordered. अच्छा, आप सबको पता है कि इमोबिलिटी का जो एक साइड इफेक्ट है, जो एक उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर आता है, वो उनकी बॉवल और ब्लडर मूवमेंट के ऊपर भी आता है। सो जिस पेशेंट को ब्लडर डिस्टर्बेंस हो सकती है, आप पेशेंट को पहले तो क्लोजली ऑब्जर्व करें उसके यूरिनरी रिटेंशन के लिए, और जाहिर है अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है या आपको लगता है कि ज़रूरत है उसे, तो आप पेशेंट को कैथेटराइज कर सकते हैं। बाकी कुछ केसेस में हमें पेशेंट को सिखाना पड़ता है, पेशेंट में नीड टू बी टॉट अबाउट द सेल्फ कैथेटराइजेशन एंड एडमिनिस्टर यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स एज ऑर्डर्ड. Support the patient with bladder inconsistency by initiating a bladder training program. Meticulous skin care is required for the incontinent patients. Assess the patient to establish a routine of regular bowel evacuation. जिस तरह से यूरिनरी जो है एलिमिनेशन ज़रूरी है, उसी तरह से अपने पेशेंट को असिस्ट करें, देखें उसकी बॉवल इवैक्यूएशन को भी रेगुलर होना चाहिए. एडमिनिस्टर corticosteroids as ordered during periods of exacerbation. It may reduce the severity of exacerbation by reducing the edema and inflammation. इट विल इनकरेज द बेड, उसके साथ साथ बेड रेस्ट जो है उसको इनकरेज कीजिए ड्यूरिंग द एक्यूट स्टेज एज एक्टिविटी सीम्स टू वर्सन अटैक. Keep in mind that the residual effect of the disease may increase with each exacerbation. Support the patient with optic and speech defects. अगर उसको जाहिर है ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है, वो देख नहीं पाएगा, स्पीच का प्रॉब्लम अगर उसे है, लेरिंजियो कोई ग्लोसल अगर जो है नर्व उसकी डैमेज हुई है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है. So eye patch to block vision impulses for patient with diplopia. Obtain the services of speech therapist. सो दिस इज़ द रेफरेंस. किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें. एमएस से रिलेटेड और जीबी सिंड्रोम हमने पढ़ा है. इन दो टॉपिक से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बेटा मुझसे पूछ लें. ओके, 45 भी हो गए हैं ऑलमोस्ट, 1-2 मिनट बाकी हैं. आपका कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप वो भी पूछ लीजिए, और साथ में अटेंडेंस भी मार्क करवा दें तमाम स्टूडेंट.
ओके स्टूडेंट, अटेंडेंस हो गई है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक बेटा जी? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? चलिए ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक है आपके लिए। अभी हमारी 3 आवर्स जो है कंटिन्यू, आपको पता है बैक टू बैक क्लास है, तो 5 मिनट्स का ब्रेक है। 5 मिनट के बाद दोबारा हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, टेक केयर।